नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 के इस YouTube चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करता हूं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि नशा करना है तो मेहनत का करो, कि नशा करना है तो मेहनत का करो, बीमारी भी आपको कामयाबी की लगेगी। तो चलिए आज तो आपका क्लास होगा है साइंस का चल रहा है ना, जिनमें से कि सेक्शन 1 पहले हमने खत्म किया, आज होगा सेक्शन 2 और हर एक सेक्शन में जो कि 50 प्रश्न जो कि लेकर के आया, जो कि डायरेक्ट आपका जो कि टोटल बाइस टोटल आपके एग्जाम में ही आ जाए। क्लियर है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसे जो कि ग्रुप में शेयर कीजिए ना, फेसबुक पे कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, टेलीग्राम जहाँ पे करना आप जो पहले इसे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए इसे लाइक भी कर दें। आइए अब क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, आप देखिए जहां मन तहां मत देखिए वीडियो को, है ना। जहां पे पढ़ाई का रूम है आपका वहां जाइए, बुक निकालिए, है ना, पेन लीजिए और जा करके पहले आप टिक मारिए कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपका रॉन्ग हो रहा है ना। और बाद में जो कि आपको कमेंट कर देना है ईमानदारी से कि मेरा 50 में जो कितना सही हुआ इतना रॉन्ग हुआ। अगले बार से जब ये सब क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा तो फिर मेरा जो कि गलती नहीं होगा। क्लियर है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करता हूं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्तंभ को क्या कहते हैं। फटाक से बोलिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्तंभ को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन सिनेप्टिक दरार, ध्रुमिक, एक्सन, आवेग। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्या होगा भाई, हाँ सिनेप्टिक दरार, जिसे हम सिनेप्स भी कहते हैं, ध्यान में रखना। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता पराग कोश में होता है। भाई पराग कोश में क्या होते हैं, अंडाशय, अंडक, बाह्य दल या परागकण। तो पराग कोश में क्या था, फटाफट राइट आंसर बताइए। हाँ तो क्या था, परागकण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो पराग कोश में क्या था, परागकण, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं। तो कहता है अक्रिय तत्व कौन है। भाई अक्रिय तत्व आपको खोजना है कि कौन है। पहला ऑप्शन कार्बन, सोना, हीलियम और हाइड्रोजन। तो अक्रिय तत्व इनमें से कौन है बताए, फटाफट बताइए। तो क्या है, हीलियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हीलियम। तो अक्रिय तत्व क्या है, हीलियम, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं। कहता निम्नलिखित में से किसे आप जो उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे बताइए। हरे पौधे को, जंगली जानवर को, फूल और पत्ते को, या इनमें से कोई नहीं, है ना। किसको आप जो उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, कोई नहीं या किसको बताइए। तो उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर रहेगा। क्या होगा भाई, जंगली जानवर। जंगली जानवर ही जो है ना, जंगली जानवर जो है तो आपका जो कि हरे पौधे भी खा लेगा, जैसे जंगल में खरगोश सब रहेगा, ये हरे पौधे खा लिया, फूल और पत्ता ये सब जंगल में जानवर टोटल। तो उपभोक्ता यानी कि कुछ चीज़ का उपयोग कर रहा है, को भोजन वोजन का ना। तो राइट आंसर का आ जाएगा जंगली जानवर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट दूसरे का 5 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। कहता है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा जो कि रोग उत्पन्न होता है। बताया इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, फटाफट बताया। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए मधुमेह, घेंगा या उच्च रक्तचाप या बौनापन होता है। कौन सा होता है भाई। तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है, जिसे हम शुगर कहते हैं, चीनी बीमारी कहते हैं। क्लियर है। तो जिसको इंसुलिन की कमी होगा उसे मधुमेह रोग हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता द ओरिजिन ऑफ स्पीस, है ना, नामक पुस्तक किसने लिखी थी। बोलिए ये वाला पुस्तक जो कि किसने लिखी, ओपेरिन ने या लैमार्क ने या फिर डार्विन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताया फटाफट। 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, तो डार्विन ने लिखा है। कौन लिखा है, डार्विन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। कहता है निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है ना। NaCl या NaCl2 या NiCl2 या BaSO4। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। 7 का राइट आंसर बताइए, इनमें से कौन होगा आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा NaCl। ठीक है। तो प्रबल लवण कौन है भाई, NaCl। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है सबसे कठोर तत्व कौन है, सबसे कठोर तत्व कौन है। ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया गया कार्बन, हीरा, पत्थर, ऑक्सीजन। तो सबसे कठोर तत्व कौन है ये बताएं, फटाफट बताएं। चलिए सबसे कठोर तत्व बताता हूँ, हीरा है। क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हीरा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। चलिए इसका आंसर बताइए। कहता निम्न में से कौन जो मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में मदा जनन तंत्र का कौन भाग नहीं है, अंडाशय या शुक्र वाहिका या डिंब वाहिनी या गर्भाशय। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखो मानव में मदा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर, चलिए हाँ उम्मीद करता आप मार दिए होंगे करेक्ट। ठीक है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शुक्र वाहिका, है ना, शुक्र वाहिका हो जाएगा। तो मदा जनन तंत्र का कौन भाग नहीं है, शुक्र वाहिका है। क्लियर है। चलिए
अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्लियर है, फटाफट बताइए कितने जोड़े, है ना। तो 26, 22, 24, 23। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, तो जोड़ा में 23 और संख्या में होगा 46। कितना होगा? संख्या में 46। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु आयतन है, या फिर परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, या फिर परमाणु घनत्व? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। 11 का राइट आंसर बताए फटाफट क्या होगा, क्या होगा? चलिए ठीक है, परमाणु संख्या होगा, है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या भाई? परमाणु संख्या। चलिए हर अगर आप फटाफट आंसर नहीं दे पाते तो जैसे मैं आंसर बताने बोलो वैसे आप स्टॉप कर लीजिए वीडियोज को, उसके बाद जो कि आप करेक्ट इसको लिखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक है, या शारीरिक है, या रासायनिक है, या प्राकृतिक है? फटाक से बताएं वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? हाँ चलिए भौतिक होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया? भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता एक विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलियन का पीएच मान क्या होगा? तो लाल लिटमस को नीले कर देता है तब विलियन का पीएच मान बताएं 8, 10, 4 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर बताए क्या होगा, फटाफट बताएं। तो इसका राइट का आंसर कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी लिटमस लाल रंग को, है ना, क्या बोला ना, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तन कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा भाई? ये 6 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा, ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? है ना, मीथेन में सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? ऑप्शन ए में है 2, 6, 4, 8। फटाक से बोलिए मीथेन में सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? फटाफट बोलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीथेन में सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? 4 होता है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कितना हम सही कर पा रहे हैं या कितना आपका रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो कि एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? ऑप्शन ए में कहता है CH3COOH, ZNO, CH3, CH2, COOH, C3PO4। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट बोलिए 15 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CH3PO4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखा ऑप्शन 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होगा? फटाफट इसका राइट आंसर बता। 7:3 या 1:3 या फिर 2:3 या फिर 1:2 होगा। तो इसका राइट आंसर 16 का फटाफट बोलिए क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? 1:3 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 17 नंबर देखिए, कहता है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है ना। तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है ना? तो 7, 9, 6, 8। फटाक से इसका राइट आंसर बताइए। 17 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? फटाक से इसका आंसर बताए। जंगल से या वनों से या वृक्षारोपण से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट बताया इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा वनों से। चिपको आंदोलन वनों से संबंधित है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता समान आंख के लिए स्पष्ट, है ना, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। जो समान नेत्र है, जो थोड़ा सा अच्छा खासा है, उसका न्यूनतम दूरी कितना होता है? 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम का मतलब नजदीक से नजदीक कितना सेंटीमीटर की दूरी को देख सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना जाएगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नजदीक कीजिएगा तो आंख पर प्रभाव पड़ेगा, दर्द करने लगेगा। नहीं विश्वास होता है तो आजमा करके देख लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बताया फटाक से। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, निकट। देखिए आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे, एक निकट एक दूर पूछे। आप ध्यान से देखिए, निकट में 3 अक्षर है, दूर में मोटा मोटी 2 अक्षर है, और अवतल में देखिए 4 अक्षर है, और उत्तल लेंस में कितना है? 3 अक्षर है। तो बड़ा अक्षर का तुलना बड़ा अक्षर से कर देना, छोटा अक्षर का तुलना छोटा अक्षर से कर देना, वही आंसर आ जाएगा। जैसे आपका बोला निकट 3 है तो अवतल में 4 है और उत्तल में 3 है, तो ज्यादा किस में है भाई? अवतल में, तो अवतल बोल दीजिएगा। ठीक है, तो अपने अनुसार से इसको माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता निम्न में से कौन जो कि पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन बताना है। ठीक है,
चलिए बताइए, थायरॉक्सिन या फिर साइटोकाइनिन या फिर एस्ट्रोजन या फिर इनमें से सभी। तो पादप हार्मोन कौन है, फटाक से 21 नंबर का राइट आंसर बताया क्या होगा। तो पादप हार्मोन की बात करें तो साइटोकाइनिन है। क्या भाई, साइटोकाइनिन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 21 का बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कहता है किसका, जो कि अवतल लेंस का, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए यानी अच्छा करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए या अबिंदुकता के लिए या निकट दृष्टि दोष के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेता हूँ। तो फटाफट बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए भाई अवतल लेंस का चश्मा पहनना पड़ता है, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। हमने पहले बताया निकट आए तो 3 अक्षर है तो 4 अक्षर, 3 4 बड़ा का तुलना बड़ा से कर दीजिएगा, यानी बड़ा पूछे बड़ा वाला आंसर बताइएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क का, बताइए, लोहा का, एल्यूमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर तांबा का। तो इसका राइट आंसर बताया क्या होगा, 23 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर की हो जाएगा आपका नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क का, एल्यूमिनियम का। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 24 नंबर का था वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका राइट आंसर बताया क्या होगा। जनरेटर होगा या फिर विद्युत शक्ति या विद्युत मोटर या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताया इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, विद्युत मोटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 25 नंबर देखिए, कहते 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। आप देखिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर यानी डी से डायोप्टर या माइनस 1 डायोप्टर या 2 डायोप्टर या फिर 0.1 डायोप्टर। इसका राइट आंसर फटाफट बताएं। 25 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए मेरा भाई क्या होगा। हाँ 1 डायोप्टर। देखिए 1 मीटर फोकस दूरी बराबर होता है 1 डायोमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा नहीं है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा नहीं है, फटाफट बोलिए। गोबर गैस, लकड़ी या कोयला, फिर इनमें से सभी। फटाफट बोलिए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा नहीं है, फटाफट बोलिए भाई क्या। हाँ लकड़ी है, लकड़ी जो कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 27 नंबर। तो कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, ठीक है। तो R बराबर F या R बराबर 2F या फिर F बराबर 2/R या फिर R बराबर 2/F। तो इसका राइट आंसर बता फटाफट बोलिए क्या होगा। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, R बराबर 2F होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हो। तो 28 नंबर कहता है निम्न में से कौन सही है, ठीक है। यानी कि 3 को गलत है, एक ही सही है। तो इसका बताना कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में आपका कहता है Na2CO3 × 7H2O, फिर कहता है Na2CO3 × 5H2O, फिर कहता है Na2 × CO3 × 2H2O, फिर कहता है Na2CO3 × 10H2O। फटाक से इसका राइट आंसर बताए। 28 का राइट आंसर क्या होगा भाई, कौन सही है, फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा, 28 का डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं। तो 29 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब किरण के बीच का कोण होता है। निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच का कोण कैसा होता है, फटाफट बोलिए भाई। क्या था, परावर्तन कोण होता है या निर्गत कोण होता है, अपतन कोण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, फटाफट बोलिए क्या होगा। चलिए निर्गत किरण होगा, क्या होगा, निर्गत किरण होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कह पोटास एलम से होता है भाई। पोटास एलम से क्या होता है, फटाफट आंसर बोलिए। एक दिक लवण या एक अम्लीय लवण या फिर मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 का राइट आंसर बता फटाफट। हाँ तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तो एक दिक लवण हो जाएगा। तो पोटास एलम क्या होता है भाई, एक दिक लवण। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, है ना। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन या फिर संक्षरण या फिर पानी चढ़ाना या फिर गैल्वेनीकरण। इसका राइट आंसर बता फटाक से। 31 का राइट आंसर तो गैल्वेनीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपका भी बहुत सही होता होगा, है ना, कुछ सही नहीं होता होगा उसको जो कि लर्न करते जाइएगा। क्लियर है। चलिए पहले क्लास देखिए अच्छा से, है ना। कहता है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे ऊर्जा देखिए क्या कहता है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है भाई, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, फटाक से बोलिए। श्रेणी क्रम या पार्श्ववर्त क्रम या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, फटाफट बोलिए क्या होगा राइट आंसर। तो श्रेणी क्रम होगा। आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर क्या कहता है, कहता है गोबर गैस एक प्रकार की क्या है भाई। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, बायोगैस है या चूल्हा है या लकड़ी है, प्राकृतिक गैस है। फटाक से बोलिए गोबर गैस एक प्रकार का क्या है, फटाफट इसका आंसर बोलिए। 33 का राइट आंसर हाँ चलिए बायोगैस है। गोबर गैस क्या है भाई, बायोगैस है। क्लियर। देखिए 34 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर सकते। कौन सा ऐसा पद है जो कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर सकता। ऑप्शन है VI स्क्वायर आर या फिर I R स्क्वायर या फिर V स्क्वायर बाय R
ठीक है, तो इसका राइट आंसर पढ़ लीजिए। 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई आर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, कहता है निम्न में से द्विक्षारिकीय अम्ल कौन है? द्विक्षारिकीय अम्ल कौन है? H3PO4 या फिर HNO3 या फिर HCl या फिर H2SO4। जिसका राइट आंसर बताए 35 का राइट आंसर बताए क्या होगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, तो द्विक्षारिकीय अम्ल कौन है? H2SO4। क्लियर है, माइंड में सेट रख लेना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 36 नंबर। कहता है एक जो कि कुलाम तुल्य है, एक कुलाम किसके तुल्य है भाई? 1 जूल गुना एम्पियर या फिर 1 जूल गुना 1 सेकंड या फिर 1 जूल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोलिए, एक कुलाम तुल्य किसके है? एक कुलाम तुल्य किसका भाई? चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड हो जाएगा। 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 37 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कहता है ध्यान से, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है कि गंधीय सूचक नहीं है? चलिए गंधीय सूचक नहीं है, जो कि गंध नहीं देता, कौन भाई? वनीला या शकरकंद या प्याज या फिर लौंग। कौन गंधीय सूचक नहीं है? फटाफट बोलिए। 37 का राइट आंसर बताए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शकरकंद। ठीक है, तो ये गंधीय सूचक नहीं है, गंधीय सूचक नहीं है, शकरकंद है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं। कहता है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा उत्पाद जो कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर उत्पाद प्राप्त होता है? O2 है या फिर NO2 या NO2 और N2, ठीक है, या फिर NO2 या फिर O2। तो इसका राइट आंसर बताया फटाक से। 38 का राइट आंसर बताया क्या होगा? चलिए 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NO2 और O2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं। तो 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता विद्युत शक्ति का आशय मात्रा क्या था? वाट या वाट बटा घंटा या फिर यूनिट या फिर ओम। तो इसका राइट बोलिए 39 का राइट आंसर बोलिए तो वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत शक्ति का आशय मात्रा क्या था भाई? वाट होता है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं फटाफट। तो कहता है कि काकरापार है ना, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बोलिए काकरापार जो कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर बोलिए। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं। कहता है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? फटाफट बोलिए भाई। 3 × 6 × 10⁻³ जूल या 3 × 6 3.6 है ना, 3.6 × 10⁻5 जूल या फिर 3.6 × 10⁻6 जूल या इनमें से कोई नहीं। तो बताया 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए, 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? बोलिए। बैगनी, लाल, नीला, पीला। फटाफट बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 42 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ। 43 नंबर कहता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बोलिए 5, 6, 7, 8। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? फटाफट बोलिए। 43 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है 100 W से जो है कि 200 V के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? है ना, 900 ओम हो जाएगा या 220 ओम हो जाएगा या 100 ओम हो जाएगा या 484 ओम हो जाएगा? फटाक से 44 का राइट आंसर बोलिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 484 ओम हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं। तो 45 नंबर प्रश्न देखिए, कहता विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? फटाफट बोलिए। ऑप्शन ए में दिया गया चालक की लंबाई पर, चालक या फिर चालक की अनुप्रस्थ पर, या चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या इनमें से सभी पर। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। 45 का राइट आंसर बोलिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सभी पर। तो विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? इन सभी पर निर्भर करता है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो कि 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ध्यान में रखना। विद्युत परिपथ का जो कि कह देगा किस निर्भर करता है, किस किस पर निर्भर करता है, इस कैटेगरी से पूछ सकता है। चलिए देखिए 46 नंबर कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार, जो कि विद्युतमय तार को कहते हैं धनात्मक तार, का रंग कैसा होता है? लाल, हरा, पीला या फिर काला। इसका फटाक से राइट आंसर बोलिए। 46 का राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लाल। ठीक है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय यानी धनात्मक तार कैसा होता है? लाल होता है, धनात्मक प्लस लाल होगा। ठीक है, प्लस लाल है। नेक्स्ट 47 नंबर की बात कर लेता है। कहता है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? फटाफट बोलिए। कार्बन है या यूरेनियम है या सोडियम है, इनमें से सभी है। तो फटाक से 47 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का कौन सा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का निम्न में से कौन सा है भाई? नाभिकीय ऊर्जा स्रोत कौन है भाई? तो यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 47 का। क्लियर, चलिए 48 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये BBI ध्यान में रखना। ऑप्शन ए में कहता है NaHO3 × H2O, फिर कहता है CaSO4 × 1/4H2O, फिर कहता है CaSO4 × 2H2O, फिर NaCl। तो फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, CaSO4 × 2H2O। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ।
तो 49 नंबर देखिए, कहता काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है, काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है, फटाफट बोलिए Ca/OH2, फिर CaO या CaCO3 या फिर Ca/HCO3O, ठीक है, 3 2, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर बोलिए 49 का राइट आंसर, फटाफट बोलिए भाई। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा CaO, क्लियर। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बोलिए। ऑप्शन ए में कहता है विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या फिर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, या फिर हरे विद्युत रोधन वाला तार पर्याय विद्युतमय तार होता है, विद्युतमय तार होता है, बोले। इसका राइट आंसर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए सेक्शन 2 भी आपका जो कि खत्म हो गया। नेक्स्ट दिन मिलेंगे डेलीज बाय डेलीज 7:30 पर जो कि क्या करता हूँ कि अपलोड कर देता हूँ वीडियोस, ठीक है। तो 7:30 PM में यानी कि शाम के टाइम में आप जो कि इस पर लाइव हो जाइए और इसको टिक मारिए। और ईमानदारी से अब जो कि आपके पास एक काम बचा है कि आप कितना सही किए ना, 50 में से कितना आपका सही हुआ वो पहले आप टिक कीजिए और कमेंट में कीजिए भाई कि सर जी 50 में मेरा इतना सही हुआ, इतना जो कि रॉन्ग हो गया तो अगले बार से रॉन्ग नहीं होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले आप जो कि इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, फटाफट इसे शेयर कर दो भाई। तो कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।